लेकिन अदिति, अलायंस तो नया नहीं करना, लेकिन जो अलाइड हैं उनको तो बना करके रखना है। नीतीश कुमार, क्योंकि केंद्र के लिए सरकार को स्थापित रखने के लिए भी अब नीतीश कुमार जरूरी है। कहते हैं कि राज्यों की तरह जो है वो अपनी किस्मत में लिखवा करके नीतीश कुमार आए हैं, तो ऐसे में बीजेपी अगर परफॉर्म करती है, क्योंकि सीट का तो डिवीजन वहां पर होगा, तो उसमें बीजेपी कैसे सुपर सीट कर सकती है नीतीश कुमार को? पिछली बार नीतीश कुमार का जो सीटें कम आई थी उसमें एलजेपी का एक बड़ा रोल था। और आपने देखा एलजेपी और नीतीश कुमार के बीच के रिश्ते पिछले 20 वर्षों का भी हम जिक्र कर लें, लेकिन अभी चीज़ें ठीक हुई हैं। एलजेपी नीतीश कुमार का वोट काटती थी कुछ सीटों पर, जिसका नुकसान नीतीश कुमार को हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार सीएम बने। वजह है अति पिछड़ा वोट बैंक। भारतीय जनता पार्टी ये तय कर चुकी है कि हमें नीतीश कुमार के चेहरे से आगे बढ़ना है। लेकिन एक और चीज़ तय कर चुकी है, देखिए कभी भी सीट बंटवारा आसान नहीं होता अलायंस में, कभी भी नहीं होता, कोई ना कोई नाराज जरूर होता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो बंद कमरे में तय करती है और नाराजगी को बाहर जाहिर नहीं करती। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कोई नाराज ना हो। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चाहती है कि हम भले ही एक बार फिर नीतीश कुमार को सीएम बना देंगे, लेकिन सीट हमारी ज्यादा हो। वो ये चाहती है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सीट हमारी ज्यादा थी पिछली बार, इस बार तो वो तय कर रही थी कि सीट ज्यादा होगी और हमारा सीएम होगा, लेकिन उससे पिछली बार भी सीट ज्यादा थी, लेकिन फिर भी शिंदे को बनाया गया लोकल समीकरण में घुसने के लिए। तो वही लोकल समीकरण में लंबे समय से बीजेपी घुसने की कोशिश कर रही है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार को साथ रखे हुए, जबकि वैचारिक रूप पे बीजेपी और जेडीयू साथ नहीं है वैचारिक रूप पे। तो अब भारतीय जनता पार्टी समीकरणों को बिठाकर अलायंसेस को साथ रख के सीट सबसे ज्यादा खुद चुनाव लड़ेगी, और चाहती है कि चाहे फिर मॉरिशस जाकर साधा जाए, चाहे फिर वो बजट में मखाना बोर्ड बनाकर साधा जाए, चाहे फिर अलग अलग तरीके से महिला वोट बैंक की तरह से साधा जाए, चाहे भोजपुरी से भाषण की शुरुआत करके साधा जाए, सीट हमें ज्यादा मिलनी चाहिए। रिमोट कंट्रोल सरकार का उसी पार्टी के पास होता है जिसकी सीट ज्यादा होती है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे चुनाव जीतना चाहती है, वैसे रिमोट कंट्रोल भी अपने ही हाथ में। अदिति, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन यहाँ एक चुनौती बीजेपी के लिए और है। अगर चलिए मान लीजिए बिहार में बीजेपी जो है वो ज्यादा सीटों पर होती है, नीतीश कुमार ही रिपीट होते हैं, वो एक बार फिर से सीएम बनते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास वो सिक्का है जो अगर वो चलाएंगे तो केंद्र में सरकार हिल सकती है। तो क्या इसका इफेक्ट बिहार के चुनाव में होता हुआ नजर आएगा? इसीलिए मैंने कहा कि भले ही महाराष्ट्र की तरह नहीं होगा, भले ही यहाँ पर आंकड़े ज्यादा आए, लेकिन फिलहाल जो अंदरूनी बात तय हुई है, अनटिल अनलेस नीतीश कुमार कुछ तय कर ले, बीजेपी ये तय कर चुकी है, एनडीए इन अ वे तय कर चुकी है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। लेकिन फिर भी बीजेपी चाहती है सीटें ज्यादा आए। ज्यादा सीटों के बाद भी जब आप किसी और को मुख्यमंत्री बनाते हो तो आप बड़े भाई की भूमिका में होते हो, जैसे पिछली बार। पर हाँ, ये बात सही है कि इस बार के समीकरण 2019 के समीकरण से अलग है। इस बार 240 है केंद्र में। ये बात अलग है कि कई ऐसे जगहों पर कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज जो आज विपक्ष में है या इंडिपेंडेंट हैं, किसी के साथ भी नहीं है, इंडिया गठबंधन के और एनडीए के साथ नहीं है, उनसे लगातार संपर्क है। जैसे कि भले ही आपको लगातार दिख रहा है कि ममता बनर्जी कटाक्ष कर रही हों वोट को लेकर, जो वोटर्स के उसको लेकर तमाम तरीके की चीज़ें, लेकिन जब बात थी कि ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनाने के लिए चुनाव हो या नहीं हो, तब ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन में जाके कहा कि हम समर्थन में नहीं है, हम ओम बिरला को समर्थन देना चाहते हैं। तो बीजेपी कहां पर क्या रणनीति अपना रही अलग बात है, लेकिन ये बात तय है क्योंकि इस बार 240 है केंद्र में, इसलिए नीतीश कुमार के साथ बीजेपी कोई गेम करे, पॉलिटिकल गेम, वो संभव नजर नहीं आता, क्योंकि अभी 5 साल सरकार चलानी है। और अगर जेडीयू के साथ कुछ होता है तो कहीं ना कहीं जो साउथ की पार्टी है टीडीपी, वो भी कहीं ना कहीं डर जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे कि महाराष्ट्र में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और शिंदे को नहीं बनाया, तब ये सवाल उठने लगे थे कि नीतीश का क्या होगा, चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या होगा, जाहिर तौर पे इस तरह की चीज़ें। तो ऐसे में बीजेपी भले ही ज़्यादा सीटें काबिज करना चाहती है इन सब तरीकों से, लेकिन फिलहाल उसको जेडीयू को और टीडीपी को साथ लेकर ही आगे बढ़ना होगा। अदिति, का आखिरी सवाल और संक्षिप्त में आपसे उत्तर चाहूंगी। हमने देखा है कि बीजेपी अब जिस तरीके से पॉलिटिक्स कर रही है, वोट पोलराइजेशन ना हो इसकी बड़ी कोशिश होती है, लेकिन बिहार में जब भी राजनीति हुई, जात पात की राजनीति हुई है। क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी पोलराइजेशन को रोकने के लिए हिंदुत्व वाले एजेंडे से चलेगी और बिहार में सफल हो पाएगी? देखिए, हिंदुत्व का एजेंडा तो तय है, हरियाणा में भी हुआ, जबकि हरियाणा में पूरा जाट होता है, जाट वर्सेस ऑल का चुनाव हुआ। महाराष्ट्र में भी इतनी डेवलपिंग स्टेट माना जाता है, खास तौर पे कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है, लेकिन
जहां पर उन्होंने कटोगे तो बटोगे एक है तो सेफ है का नारा तो दिया ही, साथ में जाति पर भी काम किया। वो विपक्ष को उस लाइन पे ले आता है कि हम धर्म पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इंटरनली माइक्रो मैनेजमेंट पे जाति पे भी तैयारी करते हैं। छोटा सा उदाहरण यही है कि एससी, पूरे देश भर के एससी नेताओं को बुलाकर एससी वोटर्स में मैन टू मैन मार्किंग की थी। तो एक तरफ वो जाति का हिडन बैलेंसिंग करते हैं, दूसरी तरफ वो धर्म पे चुनाव लड़ते हैं और विपक्ष को ये साबित कर देते हैं कि आपको भी धर्म पे लड़ना है, पर असल में जाति पर भी मैन टू मैन मार्किंग बीजेपी करती है। और ठीक वैसे ही बिहार में भी होने वाला है, जैसे कि हाल ही में औरंगजेब का जिक्र महाराष्ट्र से भले ही शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश और बिहार में दस्तक दे रहा है। तो एक तरफ तो धर्म पोलराइजेशन की बात होगी, दूसरी तरफ बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट से जाति को भी एड्रेस करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने आदित्य बताया। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।